गुड मॉर्निंग। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय शासन एवं राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। भारतीय संविधान निर्माताओं ने ये जो संविधान बनाया वह अनोखा और अद्वितीय था, जो देश की सामाजिक तथा राजनीतिक परिस्थितियों को दृष्टि में रखते हुए एक व्यावहारिक संविधान बना। इसी कारण संविधान बनाने वालों ने संसार के अनेकों देशों के संविधानों को अध्ययन किया और उनके सिद्धांतों को बिना किसी संकोच के अपनाया और हमारी समस्याओं से जब उन संतोषजनक समाधान प्राप्त किया और उसके आधार पर संविधान का निर्माण किया। तो ये जो संविधान था यह मौलिकता का अभाव और पश्चिम देशों का बड़ी ऋणी है। संविधान में मौलिकता का अभाव है और वह पश्चिमी देशों का बहुत बड़ा ऋणी है। संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। संविधान विस्तृत बनाने के पीछे ये भावना थी कि संविधान को यथासंभव सुस्पष्ट तथा गतिशील बनाया जाए। आइवर जेनिंग्स, जो कि संविधान सभा के बारे में कहते हैं कि एक सदस्य ने कहा कि संविधान वकीलों का स्वर्ग है, क्योंकि यह प्रारूप लोगों को अत्यधिक मुकदमेबाजी, न्यायालयों में अधिक से अधिक जाने की प्रेरणा देने वाला, कम सत्यवादी और सत्य तथा अहिंसा के मार्ग को अपनाने में अधिक सहायक नहीं है। यह हमारे मेधावी वकीलों का अत्यधिक कार्य करने का अवसर प्रदान करेगा। यानी संविधान के बारे में ये कहा गया है कि जो संविधान है वो वकीलों का स्वर्ग है, अर्थात इतना क्लिष्ट एवं जटिल है कि इसको जब भी कुछ डिमांड करनी होगी या इसके जो कोई बिंदु होंगे उन पर डिस्कस करना होगा तो वकीलों के बिना संभव नहीं हो पाएगा। संविधान के लगभग प्रत्येक अनुच्छेद में इनके अपवाद, स्पष्टीकरण और विशेषणों का प्रयोग किया गया है और उन अनुच्छेदों का अर्थ है कि उलझ कर रह जाता है और इसे कोई वकील या विधिवेत्ता ही ठीक ढंग से समझ सकता है। लेकिन विस्तृत संविधान मुकदमेबाजी को बढ़ावा देता है। गलत है, क्योंकि अमेरिका का संविधान संक्षिप्त है, फिर भी न्यायालय में के सामने काफ़ी बड़ी संख्या में मुकदमे आते रहते हैं। संविधान की अस्पष्टता। विदेशी सूत्रों से गृहीत संविधान, अर्थात विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करने के बाद संविधान गढ़ा गया। तो हमारे संविधान का जो मूल ढांचा है वो ब्रिटेन की राजनीतिक व्यवस्था पर आधारित था। विभिन्न संविधानों से गृहीत संविधान के मुख्य उपबंध ये हैं कि ब्रिटेन से हमने लिया मंत्रियों के उत्तरदायित्व सहित संसदीय व्यवस्था, एकल नागरिकता, विधि का शासन, विधि बनाने की प्रक्रिया। अमेरिका से लिया संविधान की प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका, मूल अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, कार्यपालिका, प्रमुख के रूप में राष्ट्रपति, एकमात्र राष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति, न्यायाधीशों की पदच्युति। कनाडा, शक्तिशाली केंद्र से युक्त संघ व राज्यों के मध्य शक्तियों का वितरण तथा अवशेष शक्तियों का केंद्र में विधान। कनाडा का अनुसरण करते हुए भारतीय संघ को यूनियन नाम दिया गया और कनाडा की तरह संपूर्ण देश के लिए एक ही संविधान बनाया गया। आयरलैंड के राज्य की नीति निदेशकता तथा राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रणाली और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विशिष्ट वर्गों के सदस्यों का मनोनयन आयरलैंड से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, व्यापार, वाणिज्य तथा समागम के प्रावधान। दक्षिण अफ्रीका से मूल संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। जर्मनी के वेम्बर संविधान से संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति को प्रदत्त आपातकालीन शक्तियाँ। पूर्व सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य, फ्रांस से गणराज्य के रूप में और जापान से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित शब्दावली। भारतीय संविधान को एक तरह से हम उधार का थैला कह सकते हैं, अर्थात ये विभिन्न देशों से कुछ न कुछ जो उपबंध थे वो लेकर बनाया गया है। अब इसके मूल तत्व, तो पहला मूल तत्व जनसंप्रभुता। प्रस्तावना में हम भारत के लोग, अर्थात प्रस्तावना में स्पष्ट हो जाता है कि राजनीतिक सत्ता का अंतिम स्रोत जनता है। प्रस्तावना गणराज्य शब्द का प्रयोग हुआ। यह शब्द इस बात का द्योतक है कि देश का प्रधान जनता द्वारा निर्वाचित होगा। जनता की संप्रभुता का परिचय संविधान की कुछ अन्य धाराओं में मिलता है। उदाहरण के लिए 326 में यह घोषणा है कि लोकसभा तथा राज्य विधानमंडल का निर्वाचन जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा और संविधान के अनुसार जो कार्यकारिणी होगी अर्थात मंत्रिमंडल होगा वह जनता द्वारा निर्वाचित सदन के समक्ष उत्तरदायी होगा। कार्यकारिणी का दूसरा अंग, राष्ट्रपति भी संसद के समक्ष इस अर्थ में उत्तरदायी है कि कुछ निश्चित परिस्थितियों में संसद महाभियोग द्वारा इसे हटा सकती है। दूसरा है संविधान का समाजवादी रूप। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया। भारत सरकार ने प्रारंभ से ही समाजवाद को अपनाया और 1955 में कांग्रेस सरकार ने समाजवादी ढंग से समाज को स्थापित करने की घोषणा, फिर भी आर्थिक स्थिति स्पष्ट न होने के कारण सरकार पर पूंजीवाद को बढ़ावा देने के आरोप लगाए जाते रहे हैं। 1971 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने समाजवाद स्थापना को मुद्दा बनाया और विजय प्राप्त की। इस चुनाव के बाद सत्तारूढ़ दल समाजवाद को वचनबद्ध हुआ। संविधान के भाग 4 में नीति सिद्धांतों में
समाजवाद की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। तीसरा है संविधान की धर्मनिरपेक्षता। मूल संविधान में यह शब्द नहीं था। धर्मतंत्र के विरुद्ध भारत में राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत राज्य का कोई ऐसा स्पष्ट धर्म नहीं होगा जो उसको फॉलो करे, अर्थात देश में किसी भी प्रकार के राजनीतिक दृष्टि से धर्म नहीं माना जाएगा जिसको सरकार मानती हो। अगला है लोकतंत्र गणराज्य। संविधान की उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना का संकल्प लिया गया है और इसमें यह कहा गया है कि भारतीय जो शासन प्रणाली होगी वो लोकतंत्रात्मक गणराज्य वाली होगी। नेहरू ने दोनों शब्दों का प्रयोग का कारण बताया कि हो सकता है किसी राज्य में देश के प्रधान को जनता द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करने का प्रावधान तो कर दिया जाए, किंतु शासन की अन्य संस्थाओं के गठन में जनता का कोई अधिकार न दिया जाए। अगला है उत्तरदायी कार्यपालिका। इसका तात्पर्य यह है कि जो कार्यपालिका होगी वो संविधान सभा में बड़ा मतभेद था कि भारत की जो कार्यपालिका होगी वो संसद के प्रति उत्तरदायी होगी और अगर वो गलत काम करेगी तो उसको जवाब देना होगा। अगला है संघीय व्यवस्था। शक्तियाँ संविधान द्वारा केंद्र तथा राज्यों में स्पष्ट रूप से विभाजित कर दी गई हैं और भारतीय संविधान संघात्मक सरकार के लिए आवश्यक शर्तों को पूरा करता है। फिर भी संविधान में कुछ ऐसे अनोखे उपबंध हैं जो भारतीय संघ के एकात्मक सरकार की श्रेणी में लाते हैं। अगला है मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य। मूल अधिकार एवं मूल कर्तव्य भाग 3 में मूल अधिकारों को स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अगला है राज्य की नीतिगत सिद्धांत। जो मूल अधिकार सामाजिक दृष्टि से लोगों की सुरक्षा प्रदान करते हैं तो राज्य की नीति नीतिक सिद्धांत आर्थिक और सामाजिक कल्याण के बारे में बात करते हैं। अगला है संविधान की सर्वोच्चता और न्यायिक पुनरावलोकन। भारत सरकार के 3 अंगों की शक्तियों का संविधान द्वारा परिभाषित निर्धारित की गई है और सरकार का कोई भी अंग अपने निर्धारित क्षेत्र अधिकार से बाहर हटकर काम नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से जो संविधान है वो भारत में सर्वोच्च है और इसमें अगर कोई कानून गलत बना दिया गया हो तो उसके खिलाफ न्यायालय पुनरावलोकन कर सकता है। अगला है संविधान विधि की विलक्षणता। संविधान संशोधन कठोरता एवं लचीलेपन का सम्मिश्रण है। अनुच्छेद 360 में संविधान संशोधन के तरीके बताए गए हैं कि संविधान संशोधन किस प्रकार से किया जाता है। अगला है स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत के संविधान में इसके लिए उपबंधकारी है जिससे न्यायपालिका स्वतंत्र निष्पक्ष रूप से कार्य कर सके। संविधान के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उनको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति को नहीं दिया गया है। दूसरी बात है कि न्यायाधीशों को स्वतंत्र कार्य करने के उद्देश्य से संविधान में व्यवस्था की गई है कि न्यायाधीशों का वेतन तथा भत्ते उनके कार्यकाल में नहीं घटाया जा सकता। धन्यवाद।